हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो सेशन सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2026 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, पेपर आपके कब हैं? पेपर आपके हैं 21 दिसंबर से स्टार्ट। और आज डेट क्या है? आज डेट भी 21 अगस्त हो चुकी है। तो सिर्फ अब एग्जाम के लिए 4 मंथ्स बचे हुए हैं आपके पास। कितने मंथ्स बचे हुए हैं? 4 मंथ्स बचे हुए हैं। इससे लास्ट वीडियो जब बेसिकली हमने अपलोड की थी यूट्यूब पे, वो थी 5 मंथ्स वाली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएस एग्जाम इन द लास्ट 5 मंथ्स। और अब हम 1 महीने बाद फिर से मैं आपके साथ हूँ, और वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएस एग्जाम इन द लास्ट 4 मंथ्स। हम यही देंगे क्या हमारी अब स्ट्रेटेजी होने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई करना, अब कुछ स्टूडेंट फिर भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए थे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। सब कुछ पता होते हुए भी हमें हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रही क्यों स्टूडेंट्स? पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, जिनको पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला, इस बार सही नेगेटिव रिजल्ट आने वाला, क्यों? क्योंकि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए थे। देखिए, ये बात आपको ही पता होगी, ना मुझे पता होगी, ना ही आपके दोस्त को पता होगी, ना ही आपकी फैकल्टी को पता होगी, ना ही आपके टीचर को पता होगी, और ना ही ये आपके मेंटर को अच्छे से पता होगी। ठीक है? ये बात सिर्फ आपको ही पता है कि आपके पेपर किस तरीके से गए थे, आपके पेपर कैसे गए थे। आपके पेपर बहुत बेकार गए थे, आपके पेपर, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आप कितने का अटेम्प्ट करके आए थे, सही लिख के आए थे, गलत लिख के आए थे, ये सब आपको ही पता है। ठीक है? तो आपके पास इस बात का आंसर है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स तो देखो, उनका मतलब क्लियर होगा कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, मेरा क्लियर नहीं होने वाला है। मैं बताता हूँ, 50% स्टूडेंट को पता होता है कि मेरे रिजल्ट नहीं आने वाला है इस बार सही, मेरे पेपर बिल्कुल बेकार गए। 50% स्टूडेंट को पता होता है, फिर भी वो बेसिकली अपनी स्टडीज को आगे धकेलते रहते हैं, आगे पुश करते रहते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 5 महीने रहते हैं, अभी 4.5 महीने रह रहे हैं, अभी 4 महीने रह रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे अपनी स्टडीज को पुश करते थे। पता नहीं किस रीजन से वो ये करते हैं, पर उनका बिहेवियर ऐसा ही बन चुका है सीएस कोर्स में। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको रिजल्ट पता है कि हमारा सही आने वाला है, कॉन्फिडेंस है, उनके पेपर बहुत अच्छे गए थे। फिर भी 1-2% का तो माइंड में रहता है कि क्या पता अगर नेगेटिव आ जाए। बट उनको 95%, 98% कन्फर्म्ड है उनका रिजल्ट अच्छा होने वाला है, और वो कॉन्फिडेंस है। मान लो अगर इन स्टूडेंट्स ने मॉड्यूल 1 दिया था, तो क्या इन्हें मॉड्यूल 2 के पेपर नहीं देने? देने हैं, बिल्कुल देने हैं। पता नहीं ये भी क्यों वेट कर रहे हैं। ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन हम जब स्टार्ट करेंगे, जब मॉड्यूल 1 का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जब तक पास नहीं देख लेंगे, जब तक हम मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखो, मॉड्यूल 1 के आपने पेपर दिए थे और आप अब अगस्त में आके खड़े हो गए हो, और अब जब रिजल्ट 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 4 डेज़ बाद, और जब आप पास देखोगे, फिर मॉड्यूल 2 के पीछे भागोगे, मॉड्यूल 2 के लेक्चर्स देखोगे जल्दी-जल्दी, लेक्चर्स परचेज़ करोगे, लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे। 2 ढाई महीने में जल्दी-जल्दी चैप्टर छोड़-छाड़ के जल्दी-जल्दी आप लेक्चर देखोगे, फिर उसके बाद रिवीजन का टाइम, फिर उसके बाद स्कैनर, सप्लीमेंट, टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी स्किप हो जाएँगी, और आपकी परफॉर्मेंस फिर से खराब हो जाएगी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी। ये मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ होता है, यही सर्कल में वो फँस जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ाई मान लो जून में ही स्टार्ट कर दी होती पेपर के बाद, 10 दिन का गैप लेके आपने ये पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती, तो आज आपका बेसिकली सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाता। कितना परसेंट कंप्लीट हो जाता? 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता। और अगर इन केस 5% भी मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो मैं बोथ ग्रुप के लिए जा सकता, क्योंकि 1 महीने में 30% अपनी स्टडीज कंप्लीट करता, और फिर बोथ ग्रुप के लिए रिवीजन करना मैं स्टार्ट कर देता। तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती थी। और इन केस अगर मेरा नहीं पॉजिटिव ही आया रिजल्ट, देन मॉड्यूल 2 का फिर भी मेरे पास 70% होता। मैं बिल्कुल सेफ साइडेड बैठा था। 10% मैं कंप्लीट करके 2 महीने में अच्छे से रिवीजन करके मैं पेपर देता। तो मैं बिल्कुल सेफ ज़ोन में बिल्कुल प्ले करता, और अच्छे से पास होके निकलता। बट मैंने यहाँ गलती क्या कर ली, अब मैं लेक्चर देखूँ, अब 4 महीने में मैं सब कुछ करूँगा, 4 महीने में सारे लेक्चर भी कंप्लीट करूँगा, 4 महीने में रिवीजन भी। आप ये सोचो, 4 महीने में बोल रहा हूँ, आपके पास पेपर के लिए 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है? 4 महीने बाद आपके पेपर हैं, ठीक है? ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर 4 महीने में आपको पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी करना है, उसके बाद आपके सप्लीमेंट्स भी करने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, और फिर आपको जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। और अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो ही पास हो पाओगे। और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे, सोचो 4 महीने बाद है एग्ज़ाम, हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है और जाके पेपर लिखने हैं, तो देखो ये सीएस एग्ज़ाम में ये नहीं होने वाला फिर ऐसे क्लियर। ठीक है? वही गलतियाँ करोगे, वही अटेम्प्ट लगेंगे, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, ऐसे ही लगेंगे। ठीक है? तो हाफ प्रिपरेशन से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पता है। ठीक है? आपको पता चल चुका है कि किस लेवल की प्रिपरेशन ये आईसीएसई के एग्ज़ाम माँगते हैं। ठीक है? बट अब जो भी हुआ, अब 4 महीने हमारे हाथ में है, 4 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हम बेसिकली अब बात करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, आपके पास 120 डेज़ अभी बचे हुए हैं।
कितने? वो 120 डेज़, 4 मंथ इंटू 30, ठीक है? तो 120 डेज़ बचे हैं, 120 डेज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 45 डेज़, फर्स्ट स्टेज है 45 डेज़ मेरे पास, फर्स्ट स्टेज पे मेरे पास 45 डेज़ हैं। अब मैं 45 डेज़ में क्या करूँगा, सारा सिलेबस मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अब देखो, मैं 45 डेज़ आपको क्यों दे रहा हूँ? आपके एग्ज़ाम हुए थे जून में और अब एग्ज़ाम हुए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब आपको सिलेबस जो था आपका, वो आप बेसिकली मतलब उस टाइम पे तो आपको याद होगा, पर अब तो वो दिमाग से निकल गया होगा। अब चैप्टर्स, थ्योरी, प्रोविज़न दिमाग से निकल गए होंगे। अब उसको फ्रेशली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो 45 डेज़ लगाओ आप और उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। और ये ज़रूर पता लगा लेना लास्ट टाइम मैंने गलती क्या की थी। मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं हुआ था, मेरी ये गलती थी, ठीक है? मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था, ठीक है? मुझे कैसे लिखना था, मैं सब बेकार आंसर शीट मतलब लिख कर आया हूँ, तो मेरी ये गलती थी। कॉन्सेप्चुअल वीक थे, रिवीज़न मेरे नहीं हो पाए थे, ठीक है? मेरी ये गलती थी। कवरेज अच्छी नहीं थी मेरी, ठीक है? जो मैं छोड़ के गया था वहीं से 10 नंबर का आ गया, तो मेरी कवरेज भी अच्छी नहीं थी सर, तो मेरी ये गलती थी। तो ये गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट के साथ, तो आप ये पता लगा लो कि मेरी गलती क्या थी। ऑलमोस्ट 20 होती है रिवीजन और आंसर राइटिंग, वो यहाँ फँस जाता है। उसको पता तो होता है कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होती है, उसको आंसर राइटिंग और रिवीजन में वो फँस जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाते। और आंसर राइटिंग में क्या होता है, एक तो उसको आंसर लिखना नहीं आता, दूसरी बात वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करना आता। तो ये 2 बात होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक को रेफर करोगे, ठीक है, पढ़ोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपकी जो गलती है, वो आप 45 डेज़ में बेसिकली नि आपको पता लग जानी चाहिए कि मेरी गलती क्या थी। अगर वो कॉन्सेप्ट पे की गलती थी, अगर वो कॉन्सेप्ट की गलती थी, तो आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। कवरेज की गलती थी जो आपने पहले नहीं करी थी, मतलब जो आपने टॉपिक्स नहीं कवर किए थे, वो आपको 45 डेज़ में कवर करने हैं बिल्कुल अच्छे से और अपने सिलेबस को पैक करके रख देना है 45 डेज़ में। ठीक है? तो 45 डेज़ में आप ये काम कर लो। उसके बाद आंसर राइटिंग और रिवीज़न का जो टॉपिक, अगर आप मतलब आपको आंसर राइटिंग में आपकी वीकनेस थी, आपका रिवीज़न नहीं हो पाई, ये आपकी गलती थी। तो इसको हम सेकंड स्टेज में डील करने वाले हैं, ठीक है? सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम कर लिया, कवरेज पे अच्छे से काम कर लिया। सेकंड स्टेज है हमारी, 30 डेज़ देंगे हम सेकंड स्टेज में। और सेकंड स्टेज में हम जो है रिवीज़न चलाने वाले हैं। अब हम रिवीज़न नंबर 1 करेंगे, ठीक है? कितने करेंगे? रिवीजन नंबर 1 स्टार्ट हम कर देंगे, 30 डेज़ में दे रहा हूँ, 45 डेज़ में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो 30 डेज़ में तो हो जाएगा। देखिए, जो अब आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपके, आपको समझना नहीं है, अब आपको रिवाइज़ करना है, तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो इसलिए 45 डेज़ से अब आपको 30 डेज़ लगने वाले। रिवीजन के साथ आप एक काम करेंगे, या तो टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे या फिर बेसिकली अपना स्कैनर, क्वेश्चन बैंक्स आप अपने कंप्लीट करेंगे। इसमें से एक काम ज़रूर हो जाना चाहिए आपका इस स्टेज पे, ठीक है? तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आंसर राइटिंग वाली टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है? और क्वेश्चन अगर पढ़ मतलब क्वेश्चन को आपको पढ़ने में, उसकी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है। समझ नहीं आता कि पेपर में जब क्वेश्चन देखते हैं, सर आता तो सब था पर क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो गया, कुछ याद ही नहीं आया मेरा। अगर ये वाली प्रॉब्लम है या क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत है कि वो पूछ क्या रहा है, तो वो बेसिकली स्कैनर और क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? तो ये वाली प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट के बहुत साथ ये वाली प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जब मैं आगे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 डेज़ लगाने वाला हूँ। ठीक है, 20 डेज़ में मैं रिवीजन नंबर 2 करूँगा। अब 30 डेज़ में आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब आपको 20 डेज़ में आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पे अगेन टेस्ट सीरीज़, अगर ऊपर टेस्ट सीरीज़ नहीं चलाई थी, ये स्कैनर किया था, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कर लेना, और ऊपर टेस्ट सीरीज़ दी थी और स्कैनर नहीं किया था, तो यहाँ पे स्कैनर कर लेना। चॉइस आपके पास है, करना एक ही है आपको, ठीक है? नहीं तो आपके लिए बर्डनसम हो जाएगा और 30 डेज़ में वो टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन बैंक आप चला लेना। तो अभी आप देखो, रिवीजन 1 हो गया, रिवीजन 2 हो गया, तो रिवीजन वाली प्रॉब्लम भी मैं आपकी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 4th स्टेज पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको 10 डेज़ दे रहा हूँ, 10 टू 12 डेज़ आप यहाँ पे चला लेना अपने, ठीक है? और यहाँ पे रिवीजन नंबर 3 कंप्लीट कर लेना। आप देखो, 30 से मैं 20 पे ले आया आपको, तो अब 20 से आपको 10 और 12 डेज़ में आना है। ये मैं डेज़ क्यों कम कर रहा हूँ धीरे-धीरे, तो आप ये भी समझना कि पेपर से पहले आपको पेपर के बीच में या तो 1 दिन छुट्टी मिलती है अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उनके पेपर तो लगातार ही होते हैं, ठीक है? अगर आप बेसिकली ग्रुप 1 ही दे रहे हैं या ग्रुप 2 ही दे रहे हैं, तो आपको 1-1 दिन की छुट्टी तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है? और किसी एक आध पेपर में आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है? दिसंबर के पेपर में क्रिसमस आता है तो 2 दिन छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, तो वो मैं बेसिकली कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो 30 घंटे में, 25 घंटे में, जिनकी छुट्टियाँ मिलती हैं, ऐसे घंटे में कंप्लीट करना है। 24 घंटे में कंप्लीट करना हो सकता है 2 दिन। आपको बेसिकली जिस दिन आप पेपर देके आए उसके बाद आपने पढ़ा, देन नेक्स्ट डे आपने पढ़ा और फिर मॉर्निंग में पढ़ा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 20 टू 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? इतने ही होते हैं। तो उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है।
तो अगर आप ये डेज़ रिड्यूस नहीं करोगे, तो फिर वहाँ पे 24 घंटे में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ पाओगे? तो ये दिन कम करना ज़रूरी है। सोचो आज मेरा सिलेबस 10 से 12 दिन में हो रहा है, तो क्या मैं कल को 24 घंटे में अपना सिलेबस रिवाइज़ कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? मतलब 10 से 12 दिन तो मैं 4 सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, तो सिंगल सब्जेक्ट को मैं 4 दिन दे रहा हूँगा। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ, मैं 3 दिन दे रहा हूँगा। तो अल्टीमेटली ये टाइम मुझे रिड्यूस करना है और इसको 24 घंटे पे लाना है पर सब्जेक्ट या 20 घंटे पे लाना है पर सब्जेक्ट। अगर मैं सिंगल दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, तो और भी रिड्यूस करना है। तो ये टाइम रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, वरना उस डे के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे और फिर वहीं पे क्या होगा एंग्ज़ायटी होगी लास्ट डे में। तो ये टाइम पीरियड रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रिवीजन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, तो हम रिवीजन नंबर 3 करेंगे। देन इसके साथ हम एक बार सप्लीमेंट कर लेंगे। वैसे भी आईसीएसई की आदत है सप्लीमेंट बिल्कुल लेट-लेट तक निकाल लेंगी। एग्जीक्यूटिव में भी आप देख चुके होंगे। ठीक है? तो कब पता नहीं सप्लीमेंट्स आ जाएँ या कोई अपडेट आ जाए, तो वो आप बेसिकली एक साथ कर लेना और यहाँ से वो सप्लीमेंट भी खत्म कर लेना। तो अब आप देखो कितने दिन हो चुके हैं, 45 डेज़ हो गए, देन 30, 20, 50 एंड 60 और 60 और 40 तो ऑलमोस्ट आपके 107 डेज़ यहाँ पे हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 107 डेज़। आप इसको 110 डेज़ मान लो, ठीक है? इतना आप लेके चलो। 10 डेज़ अभी भी हाथ में हैं आपके, ठीक है? तो इसमें एक रिवीजन और कर लेना 5th स्टेज का, ठीक है? यहाँ पे आप 5 से 7 दिन लगा लेना। तो ये रिवीजन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो इस लेवल पे जब आप आ जाओगे तो 24 घंटे में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। एक सब्जेक्ट की बात करूँ क्योंकि 5 टू 7 डेज़ में मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2 का। तो यहाँ पे ये लेवल आ जाएगा आपका कि आप 24 घंटे में, 48 घंटे में, 35 घंटे में, 30 घंटे में अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर पा रहे हैं। तो रिवीजन नंबर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे वीकनेस देख लेना आपकी, ठीक है? देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी भी एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बहुत सारी चैप्टर्स में होती है कि ये चैप्टर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगता है, ये मुझे रिटेन नहीं हो रहा। या इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वाला टॉपिक है मुझे डिफिकल्ट लगता है, ये मेरी वीकनेस है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो आपको उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं, अपनी वीकनेस पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने हैं, ठीक है? ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा देखो सप्लीमेंट भी मैंने कवर कर लिया, क्वेश्चन बैंक भी मैंने कवर कर लिया, देन टेस्ट सीरीज़ भी मैंने कर ली, मैंने स्कैनर भी कर लिया, मैंने रिवीज़न भी कर लिया और मैं कवरेज भी अपनी अच्छी लेकर आया था ऊपर से ही, ठीक है? तो सब कुछ मैंने कर लिया, अब मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अब मैं लास्ट डे जो मेरा होगा एग्ज़ाम से पहले उसमें भी मैं अच्छे से रिवीज़न कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इतने सारे रिवीज़न कर लिए। अच्छा, एक बात और, अगर कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उसके नोट्स बना लूँ, इस लेवल पे। किस लेवल पे? ये जो मैं 45 डेज़ वाली मेहनत कर रहा हूँ। तो इस लेवल पे अगर कोई मुझे टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जो ये रिटेन नहीं हो पा रहा, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है? जिससे वो आगे भी रिवीजन 1, 2, 3 पे टाइम कंज्यूमिंग ना हो जाए वो वाला टॉपिक आपके लिए, ठीक है? क्योंकि रिवीजन 1 पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, हमें रिवाइज़ करना है। तो जो गलतियाँ हैं या जो मतलब दिक्कतें हैं, आपको दिक्कत फ़ील हो रही है जहाँ पे डिफिकल्ट फ़ील हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालो कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? जैसे केस लॉ है, मुझे याद नहीं हो रही, ठीक है? मुझे बहुत डिफिकल्ट फ़ील हो रहा है। तो मैं उसको ईज़ी अपने लिए कैसे बना सकता हूँ कि मैं डेली-डेली केस लॉ अगर 2-2 3-3 केस लॉ पढ़ूँगा तो हाँ, मुझे रिटेन हो जाएगा, मेरे माइंड पे ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो मैं एक शीट बना लेता हूँ, तो ये आपका सॉल्यूशन तो मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से पता लगाना होगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है कि मैं उसकी हेल्प ले लेता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ, उसकी हेल्प ले लेता हूँ, उसने डिफरेंट मटेरियल दे दिया, उसने डिफरेंट मटेरियल दे दिया, टेलीग्राम पे मुझे कुछ और मिल गया, तो मेरा दिमाग वहीं घूम के रह गया और मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकालना सीखो, ठीक है? अब आप सीएस प्रोफेशनल में हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना सीखो। और एक बात और आप याद रखो, आप ना स्टडी टेबल बिल्कुल क्लीन रखना स्टार्ट करो। क्लीन मतलब स्टडी मटेरियल भी क्लीन रखना है आपको। क्लीन इन द सेंस नहीं कि उसपे कुछ नोटिंग ही नहीं करोगे, उसपे कुछ मार्क ही नहीं करोगे। क्लीन इन द सेंस माइंड भी क्लीन होना है सब और आपका स्टडी मटेरियल भी क्लीन होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी भी क्लीन होनी चाहिए। और आपकी ये सब चीज़ें क्लीन क्लियर कब होंगी? ठीक है? जब आप उनको पेपर पे नोट डाउन करोगे, ठीक है? तो 45 डेज़ का प्लान, सिर्फ 45 डेज़ का, नॉट एंटायर द 4 मंथ्स। 45 डेज़ का प्लान जो है वो आपका पेपर पे आप बना लेना, अभी ही बना लेना। इस वीडियो के 1 या 2 दिन में वो प्लान आप अपना रेडी कर लेना कि 45 डेज़ में मुझे 1 डेली सब्जेक्ट पढ़ना है कि मुझे डेली 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो ये हो सकता है या मैं अल्टरनेटिव डे पे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, जो भी आपका कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे, उस तरीके का आप चलाओ और 45 डेज़ में प्लान करो कि मैं कैसे अपनी स्टडीज़ 45 डेज़ में प्लान कर सकता हूँ अपने स्टेज 1 की। ठीक है? तो आप ये प्लान करो, मैं जितने घंटे पढ़ सकता हूँ, मुझे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, उसी से आपको एस्टीमेट लग जाएगा, मुझे 8 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत है, 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, वो ही आपको प्लान जो है आंसर देगा, कि आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप ये प्लान बनाओ, जब आपका प्लान बन जाएगा, तो आपका माइंड एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको गोल अपना नज़र आएगा कि मुझे 45 डेज़ में किस तरीके से चलना है, कब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 45 डेज़ कैसे मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है? ये तो हो गया माइंड कैस को क्योंकि आधे स्टूडेंट यही रहते हैं कि अब क्या पढ़ूँ, अब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, अब कब कैसे कौन-सा सब्जेक्ट उठाना है,
ठीक है? कौन-सा चैप्टर पहले पढूँ, कौन-सा चैप्टर बाद में पढूँ? आधे स्टूडेंट्स इसी ख़्याल में खोते ही रहते हैं और 45 डेज़ कब निकल जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। तो आज डिसाइड कर लो किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। पिछली बार जो अप्रोच फ़ॉलो करी थी उससे मेरा रिज़ल्ट नहीं क्लियर हुआ तो अब मुझे चेंज क्या करना है जिससे मेरा रिज़ल्ट टारगेट मेरा अचीव हो जाए। ठीक है? क्योंकि अप्रोच ही तो चेंज करनी है हमें, जभी तो हमारा रिज़ल्ट चेंज होगा। तो अप्रोच चेंज करो। उसके बाद स्टडी मटेरियल की बात उस वो कैसे की डिफरेंट स्टडी मटेरियल फ़ॉलो नहीं करना है। मॉड्यूल को अपना दोस्त बना लो, मॉड्यूल आपको फ़ॉलो करना ही है। ठीक है? किसी के अगर आप स्टडी मटेरियल किसी टीचर के आप स्टडी मटेरियल फैकल्टी के स्टडी मटेरियल पे करते हो, उनके नोट्स रेफर करते हो, तो मेक श्योर उसके साथ स्टडी मटेरियल साथ-साथ आप रेफर करो। साथ-साथ आप आईसीएसई का जो मॉड्यूल है उसको रेफर करो कि ये जो स्टडी मटेरियल नोट्स मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्या ये इनफ हैं? क्या इसमें सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं या नहीं है? ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो ये आपको करना है। तो ये दोनों जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? कि आपको क्या फ़ॉलो करना है, कौन-सा मटेरियल फ़ॉलो करना है, 45 दिन मुझे इसी मटेरियल के साथ पढ़ना है और अगर आप एक पेज भी दूसरी स्टडी मटेरियल या एक चैप्टर भी आप दूसरे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको वहाँ से निकाल के अपने स्टडी मटेरियल में ही पेस्ट कर दें। ये नहीं वो बुक भी आपके टेबल पे है क्योंकि मैं बता रहा हूँ 24 दिन जब बच 24 घंटे में जब आपको रिवीज़न करना होगा ना या आपको सिर्फ़ आपके पास 20 घंटे होंगे जब आपको पूरी बुक खत्म करनी होगी, तो ये डिफरेंट स्टडी मटेरियल जब आपके टेबल पे नज़र दिखाएँगे, ये आपके बर्डनसम हो जाएँगे ये आपको इतनी तकलीफ देंगे ना, ये आपका रिवीजन होने नहीं देंगे और एंग्ज़ायटी आपको कराएँगे कि ये मुझे ये भी करना है, मुझे ये बुक भी इस बुक से मैं ये कर लेता हूँ, उस बुक से मैं ये कर लेता हूँ। वहीं आपके पास एक स्टडी मटेरियल, एक बुक, एक नोट होंगे, वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाएगा सारी चीज़ों का। तो इसलिए मैं बताऊँ अभी से क्लीन रहना करो दिमाग को भी और अपने स्टडी मटेरियल को भी क्लीन रखो कि ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत दो। ठीक है? तो सब चीज़ क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। तो यही थी स्ट्रैटेजी 45 डेज़ की मैंने आपको बता दी, उसके बाद 30 डेज़ की, 20 डेज़ एंड देन 10 डेज़, 7 डेज़ करके आपको 120 डेज़ तक अपना बेसिकली सब कुछ रिवीज़न कंप्लीट करना है। देखो पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। अगर अब नहीं पढ़ोगे ना तो इसके बाद एक-एक रिवीज़न कम होते चले जाएँगे। आप ये सोच लो बस। अगर आप आज पढ़ने नहीं बैठोगे, 4 महीने रह चुके हैं अभी, अगर आप अब पढ़ने नहीं बैठोगे तो एक-एक रिवीज़न आप अपने कम करते चले जाओगे और सोचो वही गलती रिपीट करोगे जो लास्ट टाइम आपने की थी। तो ये गलती नहीं करनी है, पढ़ना आपको ही है, आपका मेंटर सिर्फ़ आपको बता सकता है। मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकता हूँ किस तरीके से पढ़ना है, क्या आप बेसिकली किस टाइमलाइन में आपको रिवीज़न कंप्लीट करना है, किस टाइमलाइन में आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर देखने हैं और कब तक आपका बेसिकली ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ़ आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ या कोई भी मेंटर आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपके टीचर आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है, नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं, अपनी प्रॉब्लम को भी आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है? हम सिर्फ़ आपको डायरेक्शन ही दे सकते हैं, ठीक? Hope you have liked this video. Please share and subscribe to our YouTube channel, Lock and XCS. Thank you so much.